हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन के 5 नवंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज़ अप्रूव्ड एन एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 टू 2025। देखो गाइस, ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस आपको पता ही वल्चर्स क्या होते हैं, गिद्ध होते हैं, ठीक है, जिनको कंजर्व करने की बात की जा रही है और उनके लिए प्लान भी बनाया जा रहा है। देखो अभी क्या है, जो न्यू प्लान बनाया है इसमें स्ट्रेटजीज यूज़ करी हैं ताकि जो वॉल्चर की जो पॉपुलेशन है जो डिक्लाइन हो रही है उसको हम क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। तो इसके अंदर जो मेनली जो 3 स्पीसीज हैं इसकी स्पेशली उनके लिए बनाया है। एक तो है ओरिएंटल वाइट बैक ब्लडचर, जिसे जिप्स बेंगलेंसिस भी बोलते हैं। देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप देख लेना। स्लेंडर बिल्ड वल्चर है जिसको जिप्स टेन्यूरोस्टिस भी बोलते हैं। लॉन्ग बिल्ड वल्चर है जिसे जिप्स इंडिकस भी बोलते हैं। तीनों की तीनों जो वल्चर स्पीसीज हैं ये IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनको स्टेटस है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो पहली बात हम ये देख लेते हैं कि वल्चर का हमारे एनवायरनमेंट में क्या रोल है। देखो कल इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है। सबसे पहले ये क्या करता है, जो भी डेड एनिमल्स होते हैं या फिर जो डेड बॉडीज़ हैं, जो उनके रिमेन्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये स्कैवेंजिंग करता है एक तरह की, जिस वजह से क्या हमारे एनवायरनमेंट को ये क्लीन रखता है, ठीक है। इट्स स्कैवेंजिंग ऑन द एनिमल कार्केसेस ऑफ एनिमल्स एंड देयर बाय हेल्पिंग कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड द डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज एज पर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ पारसी कम्युनिटी। इसके अलावा क्या है, वल्चर्स की वर्ल्ड में टोटल 23 स्पीसीज है, उसमें से 9 जो स्पीसीज हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। इसके अंदर जो 4 स्पीसीज हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और 1 स्पीसीज है जो एंडेंजर्ड है। 3 स्पीसीज नियर थ्रेटेंड में है और 1 है लीस्ट कंसर्न में एज पर द IUCN स्टेटस, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमने न्यू प्लान बनाया है उसकी क्या हाइलाइट्स हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्रग है जिसका नाम है डिक्लोफेनेक। तो गाइस ये ड्रग मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया था। ये ड्रग क्या है, ये मेनली हम कैटल को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या करता है, अगर हम ये ड्रग वल्चर्स को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें तो उनको क्या कर सकता है, उनको हानि पहुंचा सकता है। तो इसमें ये बोला जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ड्रग को ऑटोमेटिकली रिमूव करेंगे जो अगर वल्चर्स के लिए टॉक्सिक होगा। एक जो डिक्लोफेनेक वही ड्रग जिसको कैटल के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वो कहीं ना कहीं वल्चर्स को किडनी फेलियर लिंक है और साथ में जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है उसके डिक्लाइन में बहुत बड़ा मतलब कि डिक्लोफेनेक का हाथ है, ठीक है। तो द ड्रग है 2006 में बैन हो गया है, लेकिन अभी तक इसका यूज़ जारी है, ठीक है। इसके अलावा एक वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर को एस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ पे, यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम 4 रेस्क्यू सेंटर्स को एस्टेब्लिश करेंगे, कहाँ पे, पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में। अभी तक क्या कोई भी रेस्क्यू सेंटर नहीं है जहाँ पे हम वल्चर्स को ट्रीट करें। एक क्या है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड हेडेड वल्चर और जो इजिप्टियन वल्चर है या फिर एक एटलीस्ट 1 कल्चर सेफ जोन हर एक स्टेट में क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक डाटा बेस बनाएंगे जहाँ पे हम पूरी लिस्ट बनाएंगे, डाटा सेट करेंगे वल्चर कंजर्वेशन को कि क्या क्या थ्रेट है, इंक्लूडिंग कोलिजन एंड इलेक्ट्रोकशन, अनइंटेंशनल पॉइजनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो गाइस ये एक तरह का बर्ड होता है, आपको पता है बर्ड्स क्या है, जो मेनली जो तारे होती हैं, बिजली की तारे होती हैं, उनमें आके क्या मर जाते हैं। तो एक हिसाब से क्या थ्रेट है उनकी वल्चर्स की लाइफ को, उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा डाटा प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम। US फॉर्मली एग्जिट्स पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एमिंग टू कर्ब क्लाइमेट चेंज। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में भी कवर हो सकती है और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कवर हो सकती है, ठीक है। देखो आपको पता है USA क्या आजकल हर एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से एग्जिट करने में लगा हुआ है। तो USA ने क्या अभी ऑफिशियली एग्जिट कर दिया है और पहला नेशन बन किया है जिसने पेरिस एग्रीमेंट से क्या किया, एग्जिट किया है। US ने ऑलरेडी किया लास्ट ईयर, जो पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट करने की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर दिया है और अब पूरा 1 साल हो चुका है जब उसने नोटिस को सबमिट किया था। आर्टिकल 28 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट के अंडर ये कंट्रीज को अलाउ करता है कि आप इस एग्रीमेंट से लीव कर सकते हो एंड पूरी प्रोसेस इसमें लिखता है कि आप किस तरह से कौन सा प्रोसीजर फॉलो करके आप इस एग्रीमेंट से लीव कर सकते हो। US ने ये बोला है, अब उसने एग्जिट करने का क्या रीज़न दिया है, USA ने ये बोला है कहीं ना कहीं क्या है, एक इकोनॉमिक जो बर्डन USA को मिला है, अमेरिकन वर्कर्स को मिला है, ये अनफेयर है एंड जो टैक्स जो पे कर रहे हैं US के, वो कहीं ना कहीं अनफेयर है। जो पेरिस एग्रीमेंट है 2016 का, वो किसके अंडर आया था, UN फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका एम यही था कि हम अपना जो राइजिंग जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको एक लिमिटेड रखें कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और ट्राई करें कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े। हर कंट्री ने इसमें प्लेज लिया है कि हम क्या करेंगे, अपना जो इस
इम्प्लीमेंट करेंगे, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके जो अंडर एक्शन प्लान्स है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको लिमिट लगाएंगे। एग्रीमेंट ने क्या है, रिच और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको इसके अंडर ये बोला गया कि जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। किन को? डेवलपिंग वर्ल्ड को। अब ऐसा क्यों, ये आपको पता ही है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पहले ही आ चुका है, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्लाइमेट चेंज और फॉर द टूडेज जो भी क्लाइमेट चेंज है या फिर जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, दे आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज़। देयरफॉर हम क्या करते हैं, जो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा देते हैं। अब यूएसए ने एग्जिट तो कर दिया, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखो सबसे पहले क्या है, देखो जो यूएसए है वो सेकेंड लार्ज एमिटर है ग्रीन हाउस एमिशंस का, और अगर वही एग्जिट कर देता है जो हमारा, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एम है कि ग्लोबल टेम्परेचर को हमने राइज नहीं होने देना है अप टू 2 डिग्री सेल्सियस, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या यूएसए आपको पता है कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, इन्फ्यूज़ करता है, तो इस वजह से क्या है हमारे जो फाइनेंशियल फ्लो होंगे वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो गाइज आई होप अगेन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो यूएन जनरल असेंबली है इसने अडॉप्ट किया है 2 इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। जो गाइस जो यूएनजीए के, देखो गाइस ये जो न्यूज़ है GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। जो गाइस ये जो कमिटी है यूएनजीए की फर्स्ट कमिटी, तो गाइस पहले हम ये पढ़ते हैं जो यूएनजीए की कमिटीज़ क्या होती हैं। देखो मैंने इसमें देखो इसमें दिखाती हूँ मैं आपको क्या होता है। यूएनजी के देखो मेन कमिटीज़ कौन कौन सी है, आप देख सकते हो, फर्स्ट कमेटी हो, सेकंड कमेटी, थर्ड कमेटी, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कमेटी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो यूएनजी की फर्स्ट कमेटी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कमेटी होती है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सेकंड कमेटी होती है इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल, थर्ड कमेटी डील्स विद सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल, फोर्थ कमेटी डील्स विद स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन, फिफ्थ कमेटी डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी एंड सिक्स्थ कमेटी लीगल। ठीक है, तो अभी हम जो इस न्यूज़ में बात करने वाले हैं वो यूएन जनरल असेंबली की फर्स्ट कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं, विच डील्स विद डिसआर्मामेंट एंड द इंटरनेशनल रिलेशन सिक्योरिटी। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ पे। ठीक है, तो अभी क्या किया है, जो यूएनजीए की जो फर्स्ट कमेटी है उसने इंडिया के स्पॉन्सर्ड किए गए जो रिजोल्यूशंस हैं 2 उनको एक्सेप्ट किया ऑन द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जिसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोहिबिट कर सकें, या फिर जो न्यूक्लियर हम वेपन्स को यूज़ करते वक्त जो अनइंटेंशनली जो यूज़ करते हैं लेकिन उसकी वजह से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उससे रिलेटेड जो रिस्क है उनको हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। ठीक है, यूएनजी की जो फर्स्ट कमेटी है वो डील करती है विद द इशू ऑफ डिसआर्मामेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड इट वर्क्स इन द क्लोज कोऑपरेशन विद द यूएन डिसआर्मामेंट कमीशन एंड द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, और साथ में 2 अदर बॉडीज हैं जो न्यूक्लियर इशूज़ के साथ क्या करती है, डील करती है। अब हम देख लेते हैं जो ये 2 रेजोल्यूशंस हैं वो कौन कौन से हमने अडॉप्ट किया है। पहला है कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि हम क्या कर सकें, न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को हम प्रोहिबिट कर सकें। इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के बारे में बात करते हैं कि हमें बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए, निगोसिएशन डिस्कशंस को स्टार्ट करनी चाहिए, और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाना चाहिए जिसमें हम प्रोहिबिट कर सकें कि न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को हम प्रोहिबिट करें, या फिर उनके जो थ्रेट है उनके यूज़ की वजह से उनको हम क्या कर सकें, प्रोहिबिट कर सकें अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब ये एम को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल चाहिए, कि ग्लोबल पॉलिटिकल विल चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, इसको लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाना चाहिए, इसी की वजह से क्या हम कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करना है, जो न्यूक्लियर डेंजर है इसको रिड्यूस करना है। देखो हम क्या करते हैं, टाइम पर जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइंस हैं उनको रिव्यू करते हैं, या फिर जो हम न्यूक्लियर वेपन्स को अनइंटेंशनल वे में अगर यूज़ भी करते हैं तो कभी ना कभी क्या हो जाता है, उसकी वजह से रिस्क होते हैं। तो इसके अंडर यही बोला गया हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन रिस्क को रिड्यूस कर सकें, इंक्लूडिंग थ्रू डी अलर्टिंग एंड डी टारगेटिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी प्रेसिडेंट ने क्या किया, ऑर्डिनेंस इशू किया है, दैट इज द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन 2020। अभी ऑर्डिनेंस के अंडर क्या किया है, हमने अमेंड किया है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। तो गाइस ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, डिफरेंट वेज होते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, लाइक कोर्ट से बाहर अगर आप कोई डिस्प्यूट दो इंडिविजुअल्स या 2 कंपनीज अगर कोई अपने डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर रही है, तो देयर आर डिफरेंट वेज टू सेटल डाउन दैट द डिस्प्यूट। देखो एक आर्बिट्रेशन होता है, निगोसिएशन होता है, एक कॉन्सिलिएशन होता है, एक मीडिएशन होता है। देखो भाई निगोसिएशन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, लाइक अगर आप 2 दोस्तों में लड़ाई है तो आप आपस में बातचीत कर लो, और एक आप क्या कर रहे हो, बस आप एक एग्रीमेंट में आ जाओ, तो ठीक है भाई चल ठीक है, हमारी अब होगी बात। सही,
मीडिएशन में क्या करता है, आप दो दोस्त हो, आपने क्या करा है, एक आपका जो तीसरा दोस्त है वो आपके बीच में आके आपकी क्या है दोनों को क्या करता है, मतलब कि सुलह करा देता है, आपके डिस्प्यूट को सोल्व करा देता है, सिंपल। अब आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन में क्या फ़र्क होता है मैं आपको ये बताती हूँ। देखो आर्बिट्रेशन और कंसिलिटेशन में दोनों में क्या होता है, लाइक ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, इन दोनों में लड़ाई है, तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी होती है, मतलब कि जो इनको सुन रही है, लाइक कोई जज ही मान लो, ये कोई आर्बिट्रेटर बोलते हैं उसे, आर्बिट्रेशन के वे में हम उनको आर्बिट्रेटर बोलेंगे, जो ए और पार्ट बी दोनों के डिस्प्यूट्स को सुन रही है। कॉन्सिलेशन के केस में हम क्या बोलेंगे, इसको कॉन्सिलेटेटर बोलेंगे, जो इन दोनों की बातों को सुन रही है। तो कॉन्सिलेशन में क्या होता है, सिंपल होता है, ये जो कॉन्सिलेटर होता है ये दोनों की बातों को सुनता है और फिर क्या करता है, अपना एग्रीमेंट को बता देता है कि ठीक है आपको ये करना है, आपको वो करना है, दैट्स इट, ठीक है, मतलब दोनों के डिस्प्यूट को सेटल डाउन करा देता है, और ये बाइंडिंग नहीं होता, जो भी रिकमेंडेशन देता है वो बाइंडिंग नहीं होता। लेकिन आर्बिट्रेशन के अंडर क्या होता है, जो आर्बिट्रेटर इन दोनों की बातों को सुनता है, पहली बात वो एविडेंस के बेस पे बातों को सुनता है, ये नहीं कि सिंपली डिस्कशन नहीं करता, वो क्या करता है एविडेंस के बेस पे बातों को सुनता है, और उसके बाद जो एंड में वो डिस्प्यूट को जो सेटलमेंट करता है या जो भी वो डिसीजन देता है, जिसे हम आर्बिट्रेटर अवार्ड भी बोलते हैं, जो वो डिसीजन देता है वो इन दोनों पार्टीज पे क्या होता है, वो क्या होता है, लीगली बाइंडिंग होता है, वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आर्बिट्रेशन एंड द कॉन्सिलेशन, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये चारों चीजें समझ में आई होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, नेगोशिएशन एंड द मीडिएशन, ठीक है। तो गाइस इसमें यही है कि ऑर्डिनेंस को अभी हमने क्या किया, अमेंड किया है, सॉरी ऑर्डिनेंस से हमने अमेंड किया आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के अंडर। जो अमेंडमेंट किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो अनकंडीशनल स्टे होती है ऑन एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, इन केस जहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रॉड या करप्शन की वजह से होते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या है, कोई भी जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है, लाइक जो भी उन्होंने डिसीजन दे दिया, उस आर्बिट्रेटर ने जो भी डिसीजन दे दिया है वो एनफोर्सेबल रहेगा, इवन कि अगर आपने अपील भी कर दिया, सपोज करो जो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया आप उसके डिसीजन सेटिस्फाई नहीं कर हो, तो आप क्या करोगे, जो फर्दर कोर्ट है उसमें अपील करोगे। लेकिन इसमें यह बोला है कि अगर आपने अपील कर भी दी है तो भी जो उसने आपको डिसीजन दिया है आप उसको एनफोर्स करना ही होगा। तो ये जो स्टेप है इसको हटा दिया है। दूसरा बात क्या है, इन्होंने इसके अंडर क्या है, इस एक्ट के अंदर 8 शेड्यूल होता था उसको रिमूव कर दिया। इस 8 शेड्यूल के अंडर क्या था, जो आर्बिट्रेटर होता है इसकी कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशन होती थी, उसको रिमूव कर दिया। जैसे अब जो होगी जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या जो नॉर्म्स होगा आर्बिट्रेटर का, अब वो कौन स्पेसिफाई करेगा, वो स्पेसिफाई करेगी कुछ रेगुलेशंस है जिसको फ्रेम किया गया है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट फॉरेन आर्बिट्रेटर्स को होगा ड्यू टू द रिमूवल ऑफ क्वालिफिकेशन। इसके अंडर क्या, जो भी स्टॉक होल्डर पार्टीज हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू सीक एन अनकंडीशनल स्टे ऑन एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस न्यूज़ में एक्चुअल में है क्या। अब आगे बढ़ते हैं, टीआरपी के बारे में आपको पता ही होगा, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कमेटी सेटअप की है जो रिव्यू करेगी गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। सो गाइस ये जो न्यूज़ है ये किस में कवर होगी, आप मुझे बताना, ठीक है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कौन सी न्यूज़ किस सेक्शन में कवर होनी चाहिए। जो गाइस जिस तरह से आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो क्या काम करती हैं, आपकी कंपनीज को रेटिंग करती है ना, कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी है, कौन सी ग्रेड कितना है। उसी तरह जो टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो डिफरेंट चैनल्स को या जो उसको क्या करती हैं, रेटिंग करती हैं, ठीक है। 2014 में क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी कि किस तरह से इंडिया में जो टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं, ठीक है। 2014 में जो गाइडलाइंस आई थी उसमें यह बताया था जो भी टेलीविजन रेटिंग जो एजेंसीज हैं वो खुद सेल्फ रेगुलेट कर सकती हैं, और वो किसके थ्रू सेल्फ रेगुलेट करती है, एक इंडस्ट्री लेड बॉडी है जिसका नाम है बार्क, दैट इज द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। देखो भाई ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है, इट इज द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसके थ्रू क्या करती हैं, जो टेलीविजन रेटिंग कंपनीज है वो सेल्फ रेगुलेट करती हैं। अब यही जो बार्क है ना वो कैलकुलेट करता है किस चैनल की कितनी टीआरपी है, किस शो की कितनी टीआरपी है, इट कैलकुलेट द टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अभी जो न्यू कमेटी है इसको हमने काम दे दिया कि वो किस तरह से कुछ सुजेशन देगी, कुछ स्टेप्स बताएगी किस तरह से हम इस सेक्टर में कंपटीशन को एनहेंस कर सकते हैं और जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है उनको रिव्यू कर सकते हैं। अब इश्यूज़ क्यों ले गए हैं, जो प्रेजेंट रेटिंग सिस्टम में कुछ तो फॉल्ट होगा, जो हमने कुछ इश्यूज़ हैं जो इसलिए हमने कमेटी को बैठाया। तो सबसे पहले क्या है, हाँ भाई हम पहले ये देखते हैं टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता क्या है। तो क्या टीआरपी क्या होता है, इसमें ये पता आता है कौन कितने लोग
डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से कौन से चैनल को कितने वक्त तक देख रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं टीआरपी। उसके बेस पर हम टीआरपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। टीआरपी रिप्रेजेंट हाउ मेनी पीपल फ्रॉम विच सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज वॉच्ड विच चैनल्स फॉर हाउ मच टाइम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अब ये 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, इवन अ वीक। इंडिया जो फॉलो करता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ 1 मिनट का फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू। अब टीआरपी जिस चैनल की जिस टीवी चैनल की उतनी जितनी अच्छी होगी, तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं जो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं वो प्रेफर करेंगे कि हम उस चैनल पे दें, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब वो चैनल ज़्यादा देख रहे हो तो उनके एडवर्टाइजमेंट्स को, उनके प्रोडक्ट्स को वहाँ से ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टीआरपी, टीवी चैनल और प्रोग्राम एडवर्टाइजर्स डिसाइड वेदर टू डिस्प्ले देयर एडवर्टाइजमेंट एंड द इन्वेस्टर विच डिसाइड अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी। इवन जो इन्वेस्टर हैं वो भी सोचते हैं कि मैं अपना मनी कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। अभी इशूज़ क्या हैं? सबसे पहले इशू ये है कि लिमिटेशन ऑफ सैम्पल साइज, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन है वो इनएडुकेट है, मतलब प्लूरलिटी नहीं है डिफरेंट रीजन्स की, रूरल्स एंड स्मॉलर टाउन्स की, टू करेक्ट रिफ्लेक्ट करेक्टली द व्यूशिप। मतलब कि एक्चुअल में आपके चैनल को कौन देख रहा है उसकी जो प्लूरलिटी है वो उतनी नहीं है, उसकी रिप्रेजेंटेशन इनएडुकेट है। इसके अलावा क्या है? ट्रांसपेरेंसी की कमी है, मतलब कि जो टेलीविज़न रेटिंग एजेंसीज हैं वो किस तरह से, मतलब कि कौन सा मेथड यूज़ कर रही हैं कि किस तरह से, मतलब कि आप रेटिंग दे रहे हो किसी भी चैनल को, कौन से मेथड से आप कर रहे हो, तो उसके बारे में क्या है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके अलावा क्या है? लैक ऑफ वैलिडेशन, मतलब कि अगर आपने रेटिंग दे दी है, किसी भी टेलीविज़न जो रेटिंग एजेंसीज है उसने अगर रेटिंग दे दी है, उसको क्या मतलब कि क्या वो कितनी सही है, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई उसको कोई ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट बॉडी नहीं है जो उसकी जो रेटिंग है उसको क्या कर सके? रिव्यू कर सके, ठीक है। ओनरशिप इश्यूज, मतलब कि ये बात है कभी कभी ये बोला जा रहा है कि जो टेलीविज़न रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी जो ओनरशिप है उसी में क्या डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, मतलब देख वो खुद ही करप्ट है, ठीक है, जिस वजह से क्या कहीं ना कहीं जो बायस्ड रेटिंग है वो दी जा रही है। इसके बाद क्या? इनएडुकेट कंपटीशन है, मतलब कि जो टेलीविज़न रेटिंग एजेंसीज है उसके अंडर क्या कोई कंपटीशन ही नहीं है, उनकी खुद की मोनोपोली है, जिनके साथ उनका अच्छा कनेक्शन है वो उनके चैनल को अच्छे पॉइंट्स दे रही हैं, ठीक है। सो यही सब चीज़ें इसमें, ठीक है। अब अच्छा चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, देखो अभी रिसेंटली इंडिया ने अर्ज किया है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को कि भी कोरोना की वजह से जो वर्कर्स जो गल्फ कंट्रीज़ में काम करते थे जो इंडिया में वापस आए, तो इंडिया ने अर्ज किया है कि अब हम वापस प्लीज़ आप उन्हें गल्फ कंट्रीज़ में वापस बुलाएं ताकि वो अपने मतलब कि रिज्यूम कर सके अपने वर्क को, टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ इंडियन वर्कर्स टू द गल्फ नेशन फॉर वर्क थ्रू सस्टेनेबल ट्रैवल बबल अरेंजमेंट। जो गाइस हमने पढ़ा था एयर ट्रैवल बबल अरेंजमेंट क्या होता है? एयर ट्रैवल बबल अरेंजमेंट वही है कि अभी जो टेम्परेरी जो क्लोजर है डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, अभी उसके बीच में हम किस तरह से क्या कर सकते हैं? लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसी का है ट्रैवल बबल एग्रीमेंट। जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है आपको पता ही, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है अरब स्टेट्स का विच इज़ बॉर्डरिंग द पर्शियन गल्फ। नेमली इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम यूनिटी को अचीव कर सकें अमंग इट्स मेंबर्स बेस्ड ऑन, क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी है सेम है विच आर रूटेड इन अरब एंड द इस्लामिक कल्चर। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो स्टेट्स हैं आपको पता है ये की सप्लायर है एनर्जी का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, और हमारे जो एनुअल रेमिटेंस है सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्री से आते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन मेंटेनेंस रूल्स। देखो गाइस अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है जो वाइफ्स है जो चिल्ड्रन है, देखो डेजर्टेड वाइफ्स का मतलब क्या है? जो मतलब कि अपने इन लॉ का हाउस छोड़ चुकी हैं उनको क्या आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा जब जब उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में केस को अप्लाई कर दिया। मतलब जिस दिन सपोज करो आपने 10 जनवरी को अगर केस आपने कर दिया कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए अपने पति से, तो आपको उस दिन से आपको मेंटेनेंस मिलनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारे जो केसेस होते हैं वो बहुत लंबे लंबे चलते हैं, 4-4 साल 10-10 साल चलते हैं। तो भाई इतने में तो जो अगर आपका बच्चा है वो बड़ा भी हो गया तो उसको जो एजुकेशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया जो डेजर्टेड वाइफ्स हैं जो चिल्ड्रन है दे आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड्स फ्रॉम द डेट दे अप्लाई फॉर इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इससे क्या आएगा? जो मेंटेनेंस ग्रांट है उसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी अंडर द वेरियस लेजिस्लेशन। जो गाइस कुछ गैप्स हैं जो हमारे दैट एग्जिस्टिंग इन हिंदू मैरिज एक्ट एज वेल एज द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो ये स्पेसिफाई नहीं करते कि हम कब मेंटेनेंस ऑर्डर कब से इन्फोर्सेबल होगा। तो इस गैप्स को फिलअप करने के लिए क्या है, और ताकि जो मेंटेनेंस है वो सही टाइम पे मिलती रहनी चाहिए, उसकी यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए क्या है, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, देखो ये 3 ईयर का इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें हम क्या करेंगे? सिटीज़ को सपोर्ट करेंगे ताकि हम क्या कर सकें
कुछ सॉल्यूशंस को डेवलप कर सके ताकि जो यंग चिल्ड्रन है या फिर जो उनके केयर गिवर्स हैं जो उनको देखभाल करते हैं यंग चिल्ड्रंस को या उनके फैमिलीज, उनको उनकी लाइफ को हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। सिलेक्टेड सिटीज़ हैं जिनको टेक्निकल असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब प्रोवाइड की जाएगी ताकि हम क्या कर सकें, अर्ली चाइल्डहुड फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें। ये जो चैलेंज है ओपन टू ऑल द स्मार्ट सिटीज़, अदर सिटीज़ जिनकी जो पॉपुलेशन है 5 लाख से ज़्यादा है, एंड द कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स एंड द यूटीज़। असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेसिंग फिटिंग ऑफ एड्स अप्लायंसेज ADF स्कीम। तो गाइस आप नाम से समझ गए होंगे। देखो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है हम उनको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें ताकि हम उनके फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन है उनको प्रमोट कर सकें और साथ में जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उनका, उनको भी एनहेंस कर सकें। तो इसमें जो भी उनको चाहिए जैसे ड्यूरेबल, सोफिस्टिकेटेड, साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड, मॉडर्न स्टैंडर्ड अप्लायंसेज, जो भी उनको नीड है उनके तक पहुँचाए। ये जो स्कीम है वो मेजर इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इसको, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे NGOs हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट्स अंडर दिस मिनिस्ट्री, एंड एक PSU है जिसका नाम है एलिम्को। इसकी आप जो फुल फॉर्म है जरा आप नेट से देख लेना। लॉन्ग रेंज पिनाका रॉकेट सिस्टम टेस्ट फायर। देखो अभी क्या है, पिनाका रॉकेट का जो एनहेंस्ड वर्जन है उसको हमने टेस्ट कर लिया है और ये रिप्लेस कर देगा जो एग्जिस्टिंग पिनाका MK रॉकेट है। अभी जो एग्जिस्टिंग जो पिनाका MK1 रॉकेट है इसकी जो रेंज है वो 36 किलोमीटर है, जबकि जो हमने अभी इसका एनहेंस्ड वर्जन बनाया है इसका जो टारगेट होगी, जो इसकी रेंज है 45 to 60 किलोमीटर है। डेवलप किया गया है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा ही। ये मल्टी पार्ट रॉकेट लॉन्चर है और ये 12 रॉकेट्स को फायर कर सकता है 44 सेकंड में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा है। चार चपोरी है क्या, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चार चपोरी क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर का एक आइलैंड है। यहाँ पे मेनली जो मियाँ मुस्लिम्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अभी की एक प्रपोजल है मियाँ म्यूजियम को, जो इनके जो मियाँ, देखो मैं आपको बता दूं ये जो मियाँ एक कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, मियाँ एक कम्युनिटी है जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से असम में माइग्रेट हुए थे। ठीक है, तो उन्हीं के कल्चर और हेरिटेज के बारे में एक मियाँ म्यूजियम की बात करी है जो कहीं ना कहीं असम में कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। चार चपोरी क्या है, ये ब्रह्मपुत्र का रिवर एंड आइलैंड है विच आर इनहेबिटेड बाय द मुस्लिम्स ऑफ बंगाली ओरिजिन, जिनको हम मियाज भी बोलते हैं। चार के फ्लोटिंग आइलैंड है, जबकि चपोरीज क्या है, दे आर लो लाइंग फ्लड प्रोन रिवर बैंक। प्रसाद स्कीम तो कहीं ये हर साल ही न्यूज़ में रहती है, डेट इज अ पिलग्रिमेज रिजेन्युएशन एंड द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, कब, 2014-15 में, ताकि हम क्या कर सकें, जो पर्टिकुलर हेरिटेज डेस्टिनेशन है, जो पिलग्रिम डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप कर सकें। इसका एम ये है कि हम क्या कर सकें, इस साइट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें, जैसे रोड, रेल, वाटर ट्रांसपोर्ट से इन साइट्स को हम कनेक्ट कर सकें, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, बेसिक जो टूरिज्म फैसिलिटीज़ हैं जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, ATM, मनी एक्सचेंज, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एरिया लाइटिंग, इल्यूमिनेशन, जो भी बेसिक्स फैसिलिटीज़ है वो सब हम यहाँ प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, लास्ट न्यूज आज की लुहड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट जो है ये सतलुज रिवर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हिमाचल प्रदेश में। प्रोजेक्ट का एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो कार्बन डाइऑक्साइड 6.1 लाख टन को हम रिड्यूस कर सके फ्रॉम एनवायरनमेंट एनुअल। ठीक है, तो भाई आपको सबसे पहले बस यही पता होना चाहिए लुहड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में, शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।